आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। कहते हैं, नजर लक्ष्य पर थी, गिरते और संभलते रहे, हवाओं ने पूरा जोर लगाया, फिर भी चिराग जलते रहे। जी हां श्रोताओं, कोरोना के इस दौर में हमारे स्वास्थ्यकर्मी दिन रात अस्पतालों में मरीजों की सेवा में लगे हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कोरोना की दवा और वैक्सीन के लिए शोध कर रहे हैं। 3 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं। हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स, पुलिस और अन्य एजेंसियां कोरोना से बचाव के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करवाने में अपनी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में हम नागरिकों की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम कोरोना की इस जंग में कंधे से कंधा मिलाकर चलें और इन दिशा निर्देशों का पालन करें, तभी हम इस जंग को जीत पाएंगे। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। आप यहाँ पार्किंसंस डिजीज और मूवमेंट डिसऑर्डर प्रोग्राम के प्रमुख भी हैं। डॉक्टर संजय, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीजीएचएस ने आज एक नई सेवा कल से शुरू की है। अपने लाभार्थियों को विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने की सुविधा देने के लिए कल से टेली परामर्श सेवाएं सीजीएचएस ने शुरू की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ ये सेवा शुरू करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों समेत कई अन्य लाभार्थियों से अनुरोध मिले थे। शुरुआत में ये सेवा दिल्ली एनसीआर के लाभार्थियों को ही उपलब्ध होगी। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर संजय कि कोरोना काल में टेली परामर्श सेवा कितनी उपयोगी है और वो मरीज जिनका इलाज पहले से चल रहा है वो इस सेवा का लाभ कैसे उठा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भारत सरकार ने टेली कंसल्टेशन या टेली परामर्श सेवा चालू की है, उससे काफी लाभ होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे पार्किंसन के पेशेंट हैं, तो पार्किंसन के पेशेंट एक बार जब उनकी डायग्नोसिस बन गई तो बार बार या 3 महीने पे या 6 महीने पे एक फॉलो अप विजिट करते हैं, ये देखने के लिए कि दवा का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं है या दवा ठीक से काम कर रही है। तो इस तरह के पेशेंट चूंकि कोरोना के समय में आना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो उनकी उम्र ज्यादा होती है, दूसरा उनको चलने फिरने में थोड़ी सी असहूलियत होती है। तो इसकी वजह से अगर उनको टेली कॉन्फ्रेंस या टेली परामर्श मिलता है तो यह बहुत ही अच्छा कदम है। और इससे इस तरह के पेशेंट जो कि पहले से इलाज ले रहे हैं और अस्पताल में वैसे ही भीड़ भाड़ के माहौल से बचने की जरूरत है, तो टेली कंसल्टेशन, टेली परामर्श से उनको 3 महीने या 6 महीने का जो फॉलो अप है, उस फॉलो अप में काफी सहूलियत मिलेगी कि डॉक्टर से बात कर ले कि उनकी सिम्टम क्या है और जो सिम्टम है उसमें ठीक से दवाएं असर कर रही हैं। अगर कोई छोटी मोटी साइड इफेक्ट्स हैं या कोई छोटी मोटी उनको जानकारी चाहिए, तो वह बड़े आराम से डॉक्टर के साथ बातचीत करके और परामर्श करके उसका हल निकाला जा सकता है। और डॉक्टर संजय, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनके लिए आवश्यक है कि अपने फॉलोअप के लिए उनको अस्पताल जाना ही पड़ता है, समय समय पर उनको जांच करानी पड़ती है, चाहे वो हार्ट पेशेंट्स हों, किडनी पेशेंट्स हों, लीवर पेशेंट्स हों। तो ऐसे लोगों को जिनका अस्पताल में जाना बहुत जरूरी है लेकिन फिर भी वो अभी जाने से बच रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? अगर वो जाएं तो किस तरह का एहतियात बरतें और कितना जरूरी है उनका रेगुलर फॉलोअप? रेगुलर फॉलोअप जरूरी है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि वो डॉक्टर से विचार विमर्श करें और एक स्टैगर्ड टाइमिंग फॉलो करें। स्टैगर्ड टाइमिंग का मतलब है कि जो ओपीडी की टाइमिंग्स हैं
अगर आप अपने डॉक्टर से बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक किसी पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है, या किसी पेशेंट की एंजियोप्लास्टी अभी अभी हुई है, या कोई पेशेंट स्ट्रोक का है जो कि ट्रीटमेंट ले रहा है, तो अपने डॉक्टर से बात करें, बात करके पूछे कि क्या उसको आने की जरूरत है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ आने की जरूरत है, आपको एक फॉलोअप की जरूरत है, तो आप जरूर जाएं, लेकिन विचार विमर्श करके इस समय जाएं जहां पर जिस समय भीड़ ना हो, और आपके डॉक्टर इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। जी, और डॉक्टर संजय, इस समय राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए की बहुत चर्चा है और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो नीट और जेईई परीक्षा देने वाले हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के मन में एक आशंका है कि जब हम इस परीक्षा को देने जाएंगे तो कहीं वो कोरोना से संक्रमित ना हो जाएं, भीड़ भाड़ ना हो, तो किस तरह का एहतियात, हालांकि इसके लिए एक एसओपी भी जारी की है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने, लेकिन आपके माध्यम से हम उन विद्यार्थियों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि जो इस तरह के नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं और जब वो अपने परीक्षा केंद्रों में जाएं इम्तिहान देने के लिए, तो वो किस तरह से अपना बचाव और सावधानी रखें? देखिए, ये नीट और जेईई की परीक्षा कई बार टलने के बाद अब फिर से होने वाली है जी। तो छात्रों के मन में वैसे ही काफी एंजाइटी और काफी ज्यादा एक चिंता का माहौल है कि परीक्षा होगी, कब होगी। तो मेरा यही संदेश है छात्रों को कि वो इसके बारे में एंजाइटी न क्रिएट करें और परीक्षा हो रही है, परीक्षा में शामिल हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो एनटीए ने आपको परामर्श दिए हैं उनको फॉलो अप करें। जैसे एक जो सबसे बड़ा परामर्श एनटीए ने दिया है कि आपको एक स्टैगर्ड टाइमिंग, जैसे जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है उसको उन्होंने अलग अलग समय पे डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जब वो परीक्षा केंद्र पे जाएं तो उसी समय जाएं, और साथ में बिल्कुल जरूरी जो चीजें हैं उनको लेके जाएं, जैसे सैनिटाइजर है या ग्लव्स है या मास्क है, और साथ में बहुत सारे रिलेटिव्स को लेके ना जाए। जैसे कई बार हमने देखा है कि परीक्षा केंद्र के बाहर पेरेंट्स, भाई बहन और कुछ क्लोज रिलेटिव्स, तो एक स्टूडेंट के साथ 5-10 लोग जाते हैं। तो इस तरह की चीजों से बचे। आप अगर इन चीजों से बचते हैं, परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़ भाड़ से बचते हैं, तो आप जाकर एग्जाम दें, एंजाइटी क्रिएट न करें। और शायद इस बार इस बात का भी प्रावधान है कि जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तो आपको बैठे रहना है और बारी बारी से बाहर आना है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि छात्रों में जो आपस में कांटेक्ट है वो कम होगा और कोरोना का जो संक्रमण है उसको कंट्रोल करने में काफी मदद मिलेगी और इससे एंजाइटी काफी कम होगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर संजय, जैसा कि आप सलाह दे रहे हैं उन सारे परीक्षार्थियों के लिए जो नीट और जेईई की परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स में जाना है, किस तरह की सावधानी बरतनी है और एंजाइटी को नहीं बढ़ने देना है। डॉक्टर संजय, इस दौरान अगर हम देखें तो स्कूल और कॉलेज भी बहुत दिनों से बंद हैं। विद्यार्थियों की उनकी जो रूटीन है वो भी, उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और ऐसे में वो अपने भविष्य को लेकर भी बहुत चिंतित रहते हैं। आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में इसको हेड करते हैं, तो किस तरह का आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देंगे? बहुत दिनों से लॉकडाउन में घर में ही हैं, उनकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। किस तरह का वो उनके ऊपर जो मानसिक प्रभाव है उससे बचने के लिए वो क्या कुछ करें? देखिए, जहाँ तक स्कूल के बच्चों की बात है तो स्कूल के बच्चों जैसे जो बच्चे नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं या अगले साल उनकी एंट्रेंस के एग्जाम्स हैं, तो ऐसे बच्चे के मन में एक स्वाभाविक सी चिंता ऐसे बनती है कि हमारे करियर का क्या होगा और हमारी पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन छात्रों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है और इस सिचुएशन में गवर्नमेंट के मन में भी छात्रों के लिए कई सारे प्लानिंग से, जैसे आपने देखा होगा कि अभी सिलेबस कम किया गया, 1/3 सिलेबस ऑलमोस्ट कम कर दिया गया और हमें काफी उम्मीद है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट कुछ और ऐसे स्टेप्स लेगी। तो छात्रों को ये बात समझनी चाहिए कि ये सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छा समय है। तो सेल्फ स्टडी करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और पॉजिटिव रहें। ये सोचते चले कि हो सकता है कि अगले 3-4 महीने में या 6 महीने में वैक्सीन आ सकता है या कोरोना का संक्रमण काफी कम हो सकता है। तो हम एक
एक बार फिर से अपनी पुरानी रूटीन में आ जाएंगे। जी। तो बी पॉजिटिव और ट्राई टू डू सेल्फ स्टडी, क्योंकि इतना समय आपको मिला है, ये बहुत ही अच्छी बात है, और इसको पॉजिटिव वे में लें और सेल्फ स्टडी करें। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे हैं और कहा भी जाता है कि मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, तो मुश्किल वक्त में परीक्षा की घड़ी होती है और ये समय कोरोना का समय ऐसा है कि जब आप सकारात्मक रहकर अपने अंदर जो नई नई क्रिएटिविटी है उसको निखार सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और नए नए विषय चुन सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप को बिजी रख सकते हैं और क्रिएटिव रख सकते हैं। इस बीच डॉक्टर संजय, बहुत सारे हमारे कॉलर्स हैं जो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश में बलरामपुर का, जहां से हमारे साथ रिंकी तिवारी जी जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, स्वागत के लिए सर धन्यवाद। सिद्धार्थ सर नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अनलॉक की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और सर लॉकडाउन खत्म हो चुका है, तो आम जनता मार्केट वगैरह जो खुल गया उसमें जाते इतना भीड़ होता है, तो सर हम खुद की बचाव कैसे करें? और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो सर जैसे हम हैजा मलेरिया वगैरह से जिंदगी भर लड़ रहे हैं, तो क्या वैक्सीन आने के बाद कोरोना से भी लड़ेंगे? थैंक यू सर। जी डॉक्टर संजय, दो सवाल है। सबसे पहला इनका सवाल जो है कि इस समय बाजार जब खुल चुके हैं तो भीड़ भाड़ काफी होती है, तो जो भीड़ भाड़ वाले स्थानों में हम कोरोना से कैसे बचाव कर सकते हैं? देखिए, भीड़ भाड़ के जो दोषी हैं, हम ही भीड़ भाड़ के दोषी हैं। तो अगर हम बाजार भी जाते हैं तो जैसा अभी मैंने अस्पताल के बारे में कहा कि एक स्टैगर टाइमिंग लें, कि जैसे सारे पेशेंट अगर एक ही टाइम में पहुंच जाएंगे तो अस्पताल में भीड़ हो जाएगी। बाजार की भी वही हालत है। तो जैसे आपको लगता है कि सुबह ज्यादा भीड़ है, शाम को ज्यादा भीड़ है, तो आप एक बीच का समय निकालें और उस समय बाजार में जाए। सबसे जरूरी यही है जी। और अगर आप बाजार जाते भी हैं और बाजार से आते भी हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत सारे फैमिली मेंबर एक साथ बाजार में न जाएं, ताकि क्राउडिंग ना हो। जी। और इन दो बातों का आप ध्यान रखें तो मेरे ख्याल से आपकी अपनी सुरक्षा भी होगी और समाज की भी सुरक्षा होगी। और डॉक्टर संजय, इनका दूसरा प्रश्न ये था कि बारिश का मौसम है, तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे डेंगू है, मलेरिया है, उन सब का भी काफी प्रसार हो रहा है, तो क्या बारिश के मौसम में कोरोना के कुछ बढ़ने के आसार हो सकते हैं? देखिए, कोरोना चूंकि एक नया वायरस है और अभी कोरोना वायरस के बारे में मौसम का कितना इफेक्ट है बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, यह हो सकता है कि जैसे अभी बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि जैसे वायरल फीवर्स है या डेंगू है या मलेरिया है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को सिम्टम एक वायरल फीवर का हुआ, जैसे खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो ये सिम्टम जो होते हैं बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो आपने ऐसा सोचा कि ये तो सीजनल बुखार है या सीजनल सर्दी जुकाम है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया, आपको पता चला कोरोना पॉजिटिव आ गए। तो कहने का मतलब है कि कोरोना के सिम्टम्स इतने ज्यादा वेरिएबल हैं कि 70 to 80% लोग एसिम्टोमेटिक है, 15% के आसपास के लोगों में माइल्ड सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स काफी मिलते जुलते हैं बाकी वायरल फीवर से। तो सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है और इस सीजन में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जी। और अब हम रुख करते हैं लोनी गाजियाबाद का, जहां से हमारे साथ यामीन जी जुड़ चुके हैं। यामीन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यामीन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहा हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि मृत्यु दर भी कम हो गई है, काफी रिकवरी भी ज्यादा हो गई है, जैसे कि ठीक लोग ज्यादा हो रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसा सुना पेपर में पढ़ा है कि अगले महीने से 1 लाख डेली हो जाएंगे। इसका क्या कारण है ये? जी डॉक्टर संजय, ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे देश में मृत्यु दर दुनिया के बाकी देशों की तुलना में सबसे कम है, रेट ऑफ रिकवरी भी हमारा बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद कोरोना के ज्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं? देखिए, ज्यादा केसेज आने का मतलब क्या है, अगर आप जून का महीना लें तो उस समय हम 1 से 1.5 लाख सैंपल टेस्ट कर रहे थे जी। आज हम 10 लाख सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर सैंपल की पॉजिटिविटी रेट 10% है, अगर आप 1 लाख सैंपल टेस्ट कर रहे हैं तो 10,000 लोग पॉजिटिव होंगे।
अगर आप 10 लाख करेंगे तो 1 लाख पॉजिटिव होंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारी पॉजिटिविटी रेट भी कम हुई है, जो पहले 12-13% थी वो अब घट के 8-9% के आसपास आ गई है जी। तो आप यह कह सकते हैं कि जो नंबर बढ़े हैं इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हमने टेस्टिंग ज्यादा कर दी है। टेस्टिंग करने के कई सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा जो फायदा है कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रेसिंग, और जितना जल्दी डायग्नोसिस, जितनी जल्दी ट्रेसिंग और जितना जल्दी डिटेक्शन होगा उतना ज्यादा स्प्रेड कम होगा। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने भी आज एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा टेस्ट करके। इसी तरह से राजधानी दिल्ली में भी अब टेस्टिंग को दोगुनी करने की तैयारी की जा रही है। पूरे देश में टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। शायद ये एक कारण ये है कि कोरोना के मरीज थोड़ा ज्यादा पकड़ में आ रहे हैं। और डॉक्टर संजय, अब हम रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे श्रोता मुश्ताक अहमद। मुश्ताक जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी मुश्ताक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी मुश्ताक जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी मुश्ताक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। जी, तो अपना सवाल पूछिए। जी, मैंने पूछा था सर से कि बारिश का मौसम है जी, इसमें क्या ज्यादा खतरा है इस कोरोना का या? जी मुश्ताक जी ने थोड़ा देर से शायद सुनना शुरू किया। डॉक्टर साहब, आपने पहले भी बताया कि बारिश के मौसम में किस तरह से कोरोना के प्रभाव डाल सकता है। आप एक बार दोबारा बता दीजिए। जी, अभी हमने प्रोग्राम में इस तरह की चर्चा की थी कि बारिश के मौसम में चूंकि बाकी वायरल फीवर्स भी काफी होते हैं, जैसे डेंगू है, मलेरिया है और कई नॉन स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी वायरस हैं जिससे सर्दी, जुकाम और बुखार भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को सिम्टम बड़े नॉन स्पेसिफिक हो और डॉक्टर के पास जाता है टेस्ट कराने और टेस्ट कराने के टाइम में उसको पता चलता है उसको कोरोना है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर कोरोना है भी तो ज्यादा चांस है, 90-95% चांस है कि आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। आपने देखा होगा मोर्टेलिटी रेट 3% से घट के 1.5% आ गई है। तो कहने का मतलब है कि इसमें पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोरोना हो भी गया तो ठीक है, ठीक हो जाएगा। जी, और डॉक्टर साहब अब थोड़ी चर्चा करते हैं वैक्सीन के ऊपर। महाराष्ट्र में आज पुणे के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण का जो फेज 2 है या दूसरा चरण था वो शुरू हुआ है। ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में जो 3 वैक्सीन हैं उनकी क्या स्थिति है? देखिए, वैक्सीन को लेकर दुनिया में काफी काम हो रहा है और काफी उम्मीद है कि इस साल के खत्म होते होते वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध होगी। तो कई वैक्सीन है जो कि कंटेंशन में है, जैसा आपने कहा है ऑक्सफोर्ड का एस्ट्राजेनिका के साथ मिलके वैक्सीन बना रहे हैं और उसका कुछ प्रोडक्शन इंडिया में भी होने वाला है जी। तो हम काफी पॉजिटिव हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम वैक्सीन के बारे में बात करते हैं तो वैक्सीन बना लेना ही जरूरी नहीं है। वैक्सीन बनाने के बाद अगर वैक्सीन इफेक्टिव है और वैक्सीन सेफ नहीं है तो उस वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है। तो इतना समय इसीलिए लगता है कि वैक्सीन को हम काफी वॉलंटियर्स पे टेस्ट करें और टेस्ट करके ये देखें कि वैक्सीन सेफ है। कहने का मतलब है कई बार वैक्सीन से भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो अगर कोई वैक्सीन है, सेफ है, इफेक्टिव है तो जरूर यूज में आएंगे और काफी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक या हो सकता है अगले साल के शुरू तक हमें वैक्सीन जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक हमें वैक्सीन जरूर मिल जाएगी। और अब हम रुक करते हैं बिहार में वैशाली का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखिंदर सिंह जी। लखिंदर जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। हेलो लखिंदर जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, जल्दी करिए लखिंदर जी, बहुत सारे श्रोता हैं जो हमारे साथ लाइन में जुड़े हुए हैं। हाँ जी, बोलिए सर। जी बिल्कुल बोलिए। हाँ हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा सवाल है सर, जैसे बिहार में बहुत बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, वो लोग तो इकट्ठा ही रहते होंगे, सूखा जगह नहीं है जी, तो उन लोग के लिए क्या दिशा निर्देश है? और ये सैकड़ों साल का बीमारी है, ये कब तक इसके लिए कुछ उपाय सेंट्रल सरकार हो या बिहार सरकार है वो करेंगे? जी,
तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस समय देश के बहुत सारे हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और बहुत जगह बाढ़ का प्रकोप जो है वो जारी है। तो ऐसी जगह जहाँ पे बाढ़ है और इस तरह का माहौल है, कोरोना को लेके क्या मतलब इसके कैसे वहाँ पे बचाव हो सकता है या लोग किस तरह के से बचाव कर सकते हैं इससे? देखिए, बाढ़ की जो समस्या है, तो बाढ़ के साथ कई और बीमारियां भी आती हैं, जैसे डायरिया है, डेंगू है, मलेरिया है। तो इस साल कोरोना भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है जी। तो ये कहना कि बाढ़ की वजह से कोरोना का क्या होने वाला है, कोरोना का जो इफेक्ट है बाकी बीमारियों के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो एक एड ऑन है जी। तो उसका टोटल इफेक्ट हमें लगता है कि बाकी बीमारियों से कम होगा। जैसे कई बीमारियां आपने देखा होगा, जैसे डेंगू या मलेरिया, उससे बिहार और आसाम जहाँ पे बाढ़ काफी आती है वहां पे काफी डेथ होती है जी, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा होते हैं। उसके कंपैरिजन में कोरोना में डेथ रेट कम है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि नंबर ऑफ केसेस थोड़े बढ़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाढ़ से उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है। जी। और अब हम रुक करते हैं बिजनौर का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे श्रोता आसिफ। हेलो आसिफ जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये बात मालूम करना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन जब आ जाएगी जी, क्या चेकअप बराबर चलते रहेंगे या नहीं? जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन आने के बाद स्थिति किस तरह की होगी ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, वैक्सीन आने के बाद पूरे देश को वैक्सीन उपलब्ध कराना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसमें कुछ समय भी लगेगा। लेकिन वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि चेकअप बंद हो जाता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि पोलियो खत्म हो गया जी, लेकिन अभी भी अगर कोई पोलियो जैसे मिलते जुलते सिम्टम है तो हम उसमें टेस्टिंग करते हैं पोलियो की। तो अगर कल के दिन वैक्सीन होता है और सबको वैक्सीन हम दे देते हैं, फिर भी अगर किसी पेशेंट में कोरोना जैसे लक्षण आते हैं तो हम कोरोना की टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग उसमें होती है जहां हम सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ, इस पेशेंट में कोरोना के लक्षण है, तो टेस्टिंग तो होगी, बट टेस्टिंग की नंबर्स कम हो जाएंगी, टेस्टिंग लिमिटेड होगी, टेस्टिंग उसी कंडीशन में होगी जहां हम सस्पेक्ट करेंगे। जी। और डॉक्टर संजय, अगर हम देखें तो कोरोना के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अलावा और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जहां पे नए सिम्टम्स मिल रहे हैं या नए लक्षण लोगों में देखे जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो कोरोना का एक लक्षण है, ब्रेन से रिलेटेड हो सकता है और हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। कोरोना की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि ब्लड का जमना। जैसे मान लीजिए कि जो ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड पहुंचा रही है, जैसे जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, तो अगर वहां की ब्लड वेसल जम जाती है तो हार्ट अटैक के सिम्टम आ सकते हैं। या ब्रेन को जो आर्टरी ब्लड पहुंचा रही है, अगर उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो गई, स्ट्रोक के सिम्टम आ सकते हैं। या पैरों की मान लीजिए जो वेन्स हैं उसमें अगर क्लॉटिंग हो गई तो उसके सिम्टम आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कई ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि जिसमें काफी एक इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, जैसे स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक है। इसके अलावा कुछ सिम्टम है, जैसे जो ब्रेन के सिम्टम है, आपने पढ़ा होगा कि पेशेंट को सूंघने में दिक्कत या पेशेंट को टेस्ट में प्रॉब्लम, ये सारे सिम्टम बाकी जो कोरोना के सिम्टम है जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, उसके थोड़े पहले से आने लगते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि प्री मॉर्बिड सिम्टम है, कि जो बाकी सिम्टम है उससे पहले आते हैं। और बहुत रेयर केसेज में, जैसे जब कोरोना का पेशेंट काफी सीरियस होता है तो उस कंडीशन में बहुत ही रेयर है कि मसल पैरालिसिस हो सकता है या पेशेंट बेहोश हो सकता है, जिसको हम इनकेफेलोपैथी कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स बहुत ही रेयर है, मतलब ये बहुत कॉमन सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में सचेत रहने की जरूरत है। इसको सोच के इसके बारे में पैनिक क्रिएट करने की जरूरत है। जी। और डॉक्टर संजय, अब हम रुक करेंगे राजस्थान का, जहां से हमारे साथ अब्दुल हाकिम जी जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी, मेरा सवाल ये है जी कि हमने 2-3 दिन पहले अपनी न्यूज में सुना था
कि वैक्सीन की जगह यानी बीसीजी का जो टीका लगता है ना, जी जी, तो वो यानी एक बहुत ज्यादातर यानी कामयाब 100% कामयाब हो सकता है, हमने ऐसा सुना था। क्या सही है? जी डॉक्टर संजय, बीसीजी के टीके को लेकर पहले भी रिपोर्ट आती रही है और ये भी कहा जाता है कि शायद हमारे देश में जो कोरोना का कहर है वो इसलिए भी कम है क्योंकि हमारे देश में बीसीजी का टीका लोगों को लगा हुआ है, इसलिए शायद कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी और देशों के मुकाबले कहीं बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में काफी चर्चाएं हुई हैं, कई जर्नल्स में आर्टिकल्स भी आए हैं, लेकिन इसके बारे में कोई डायरेक्ट प्रमाण अभी नहीं है कि बीसीजी के वैक्सीनेशन की वजह से हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स आई है और कुछ स्टडीज ऑलरेडी चल रही हैं कई इंस्टीट्यूट्स में, तो इसके बारे में हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी कंक्लूजन पे जाने के पहले। जी, और अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जम्मू से रामलाल शर्मा जी। रामलाल जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जल्दी से अपना सवाल पूछिए। सर, हम सरकारी नौकरी करते हैं जी। तो सर ऐसा है कि हम हर रोज हमें ऑफिस जाना पड़ता है। जी जी। वहाँ अलग अलग लोगों से मिलते हैं, तो हमारा ये रहता है कि घर में आके सर हम हर रोज अपने कपड़े, सॉक्स सब कुछ धोते हैं साबुन से। जी। नहा धो के फिर अंदर आते हैं सर घर के। सर अब ऐसा है कि सर्दी का मौसम आ रहा है, तो इधर सर्दी काफी आती है, फिर गर्म कपड़े पहनेंगे तो वो कैसे धो पाएंगे, डेली सूख नहीं पाएंगे। उसके लिए सब सर्दी में सर हम क्या उपाय करेंगे? जी बिल्कुल डॉक्टर संजय, ये बहुत आम सवाल है कि जैसे जैसे हम समय बीत रहा है, हम धीरे धीरे सर्दी के मौसम की ओर बढ़ रहे हैं और जहाँ से ये कॉल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वहाँ ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है, तो ऐसे में रोज़ कपड़े धोना पॉसिबल नहीं है। किस तरीके से अपना बचाव करें? आपका बहुत संक्षिप्त उत्तर चाहिए। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे ये कर सकते हैं कि बाहर के कपड़े को अलग कर लें और घर वाले कपड़े को अलग कर लें। तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म आप डेवलप कर सकते हैं कि जो बाहर आप पहन के जाते हैं वो अपना एक अलग मतलब उसको बना लें, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि विंटर के टाइम में उसको बार बार धोना या बार बार उसको सुखाना संभव नहीं है, लेकिन आप बड़े आराम से इसको अलग कर सकते हैं कि जो बाहर पहन के जाए उसको बाहर ही रखें और जो घर में पहन रहे हैं वो घर में ही रखें। तो मेरे ख्याल से इससे सिंपल सोल्यूशन है। जी हाँ, और अब समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर संजय, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या टिप्स देंगे? मैं टिप्स यही दूंगा कि कोरोना के नंबर्स में ना जाएं, इससे जाएं कि अगर आपके आसपास या आपको या घर में किसी को कोरोना के सिम्टम्स हैं तो आप टेस्टिंग कराएं। अगर टेस्टिंग में अगर पॉजिटिव आता है तो जो भी सरकारी दिशा निर्देश हैं उसको फॉलो करें, और जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, जो कोरोना के पेशेंट्स ठीक हो गए हैं या जो लोग कोरोना का इलाज कर रहे हैं, उनके प्रति काफी सम्मान रखें। सहानुभूति की जरूरत नहीं है, सम्मान की जरूरत है। जी डॉक्टर संजय, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि सहानुभूति नहीं, सम्मान की जरूरत है। डॉक्टर संजय, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े अपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर संजय ने जो भी आपको सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। आप मास्क लगाइए, हैंड हाइजीन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और सुरक्षित रहते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखें, और जब भी मेरा ख्याल आए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRenergytalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।